प्यारे बच्चों, आज हम लोग परमाणु एवं अणु यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। इसके पहले पिछले क्लासों में तुम सारे बच्चों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा और पदार्थ के बारे में जब तुम पढ़े होगे तो उसमें ये पढ़े होगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, यानी ये कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या उस वक्त तुम लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठा था कि ये कण क्या हो सकते हैं? ये छोटे छोटे कण क्या हो सकते हैं? इस बात को कई वैज्ञानिकों ने इस विषय को सोचा कि भाई आखिर ये छोटे छोटे कण कौन से, क्या नाम है? इस विषय में हमारे देश में महर्षि कणाद हुए और ग्रीक के एक दार्शनिक डेमोक्रेटिस हुए और साथ ही साथ एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिन्होंने इन पदार्थ के इन छोटे कणों को एक्सप्लेन करने का कोशिश की। सबसे पहले हम अपने भारतीय महर्षि कणाद के विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा कि कणाद ने हजारों साल पहले कहा है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों के बने होते हैं और ये कण परमाणु कहलाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज का कंसेप्ट उन्होंने दिया, ये कण न केवल छोटे बल्कि अविभाज्य, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स and atoms are the smallest particle that are indivisible. Indivisible means जो विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि सबसे छोटे कण और इससे और छोटे कण नहीं बनाए जा सकते। ये कंसेप्ट महर्षि कणाद ने दिया और साथ ही साथ इसी कंसेप्ट को डेमोक्रेटिस नामक ग्रीक दार्शनिक ने उन्होंने भी कहा कि पदार्थ जिन सूक्ष्मतम, जिन छोटे छोटे कणों के बने हैं वे कण परमाणु कहलाते हैं और ये कण छोटे हैं और साथ ही साथ अविभाज्य हैं, यानी इनडिविजिबल हैं, यानी दैट कण्स, दैट पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल। इसके बाद डाल्टन ने एटम्स के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट दिए और ये बहुत ही फेमस हुए और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, क्योंकि डाल्टन का जो एटॉमिक कंसेप्ट था, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने एटम को लगभग 7 कंसेप्ट देकर उन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करने का उन्होंने कोशिश किया और उसमें से मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो आज भी एक्सेप्टेबल है। हालांकि ड्रॉबैक उनके भी हैं, लेकिन ड्रॉबैक के साथ साथ उनका पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया एटम्स के बारे में। बाद में सारे वैज्ञानिकों ने उस पर वर्क किया और उनकी कुछ ड्रॉबैक्स को निकाला गया, लेकिन उनके द्वारा दिया गया एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स एटम से रिलेटेड आज भी उतना ही ऑथेंटिक है, रेलेवेंट है और हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग तत्वों के बारे में जानते हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि 118 elements are known so far, and out of 118 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है एंड रेस्ट और मैन मेड, यानी कि वो मानव निर्मित है। उन तत्वों को अगर हम देखें आज के डेट में और या पहले भी हम लोग जाए तो यदि कोई तत्व का संकेत, सिंबल इस रूप में लिखा गया है,
हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F, फ्लोरीन Cl और Br। ये केमिकली यानी रासायनिक रूप से किसी अदर एटम्स के साथ ये जुड़े हुए नहीं, यानी अकेला आइसोलेटेड फॉर्म में। हाइड्रोजन इटसेल्फ हाइड्रोजन से रिएक्शन, इसमें किसी अदर एटम का मिक्सिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से हाइड्रोजन को हम एटम्स कह सकते हैं या परमाणु कह सकते हैं। ऑक्सीजन भी एक परमाणु है, नाइट्रोजन भी एक परमाणु है, फ्लोरीन भी एक परमाणु है, क्लोरीन भी एक परमाणु है, यह भी एक परमाणु है। लेकिन अगर परमाणु आपस में समान परमाणु भी आपस में मिल जाए या असमान परमाणु भी अगर रासायनिक बंधन के द्वारा मिल जाए, फिर से इसे सुनेंगे बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु हो या ऑक्सीजन परमाणु हो या नाइट्रोजन परमाणु हो या कार्बन हाइड्रोजन मिलकर बना कोई भी परमाणु, अगर रासायनिक बंधन के जरिए आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो बनाते हैं उसी को हम अणु कहते हैं, उसी को हम अणु कहते हैं। बड़ी सरल भाषा में अगर इसको समझा जाए तो एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। परमाणु मिलकर के अणु बनाए, अणु मिलकर के परमाणु भी बनाए। अगर छोटा कण अगर हम इन दोनों में से कहें, एक नेचुरल क्वेश्चंस में राइज करना चाहूंगा क्लासरूम में कि बच्चों बताओ कि परमाणु छोटा है कि अणु, तो निश्चित रूप से तुम्हारी ओर से मुझे जवाब मिलेगा कि सर परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है। कारण साफ है, कारण परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो अणु बड़ा होगा, परमाणु छोटा होगा। समान परमाणु मिलकर भी अणु का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग परमाणु मिलकर भी अणु का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण किया। नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर के नाइट्रोजन का निर्माण किया। फ्लोरीन के दो एटम्स मिलकर के फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया है। क्लोरीन के दो एटम्स मिलकर के क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण किया है और ब्रोमीन के दो एटम्स मिलकर Br का निर्माण किया। तीन परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है O3 ओजोन। चार परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल। सल्फर के 8 परमाणु भी आपस में मिलकर एसिड मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। और यही नहीं, हायर स्टडी यानी कि क्लास 10 में आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों कि कार्बन में एक अद्भुत श्रृंखलन है जिसको कैटिनेशन कहते हैं। इसमें एक कैटिनेशन एबिलिटी होती है जिसमें कार्बन के परमाणु हजारों हजार की संख्या में, हजारों हजार, मोर देन थाउजेंड्स एटम्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं और एक चैन, एक नेटवर्क बना सकते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में क्लास 10 में आप अध्ययन करोगे। अब मैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें समान परमाणु नहीं, अलग अलग परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे H2O, वाटर, जल कहते हैं। आप इसके सूत्र को देखो, हालांकि सूत्र जो है इसी चैप्टर्स में, अणु एवं परमाणु में, नेक्स्ट क्लास में रासायनिक सूत्र बनाने के जो तरीके हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन इसी चैप्टर्स में रासायनिक सूत्र कैसे बनता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके पहले मैं छोटा छोटा
जो रासायनिक पदार्थ है या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, अणु है, जिसका सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, जैसे जल H2, मीथेन CH4, अमोनिया NH3। तो क्या इसके समान, क्या एक ही परमाणु से एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर ये बना है क्या जल के अणु? बिल्कुल नहीं। जल में दो अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ करके जल अणु का निर्माण किए। ये कौन कौन सा परमाणु? जैसा कि सूत्र पर लिखा हुआ है H2। ये बात स्पष्ट है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलकर के जल अणु का निर्माण किए। हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ मिलकर जल अणु का निर्माण किया। इसी प्रकार मीथेन में कार्बन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ मिलकर मीथेन गैस का निर्माण किया। और नाइट्रोजन और इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ मिलकर अमोनिया अणु का निर्माण किया। यानी इससे इस बात का स्पष्टीकरण हो गया कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। यानी अणु की परिभाषा को परीक्षा में आ जाती है तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक समान अथवा असमान परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द सेम एंड द सेम or the different type of the atoms combines chemically to form the molecules। अब ये जो कॉम्बिनेशन होती है उसमें रासायनिक संयोजन के कुछ नियम को पढ़ना है। क्लास 9 में एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हमें 2 नियम को पढ़नी है। और वो है द्रव्यमान संचरण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। 2 नियम प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं, द्रव्यमान संचरण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। जब द्रव्यमान संचरण का नियम की बात करते हैं तो इसी से क्लियर है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास कंजर्व हो जाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब स्पष्ट है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश। यानी द मास neither be created nor be destroyed during the chemical reaction। And during the chemical reaction the mass neither be created nor be destroyed। यानी मास अगर हम अभिक्रिया के पहले देखें या अभिक्रिया के बाद देखें, यानी प्रतिकारक, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, हम प्रतिकारक का द्रव्यमान को देखें या प्रतिफल के द्रव्यमान को देखें, यानी प्रोडक्ट का द्रव्यमान को देखें, मास को देखें, तो जो द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया से पहले था बिल्कुल वही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद है। जो द्रव्यमान बच्चों रासायनिक अभिक्रिया से पहले था वही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद में है। यानी द मास ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स सेम एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट। And during the chemical reaction, there is no change in the mass, and the mass of the reactant and the mass of the products remain same। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल, एक मिशनरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि A plus B
प्रतिकारक है ए और बी, ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे सी प्लस डी। सी प्लस डी प्रतिकारक है और ये प्रतिफल है। अगर हम इसका वेट कर लें और मान लेते हैं कि इसका वेट 100 ग्राम था, तो निश्चित रूप से जो प्रतिफल पड़ा है उसका भी मास 100 ग्राम ही होगा। एक एग्जांपल और भी दिया गया है इसमें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये एथेनोइक अम्ल, इसको हम लोग कहते हैं CH3CH3COH, एथेनोइक अम्ल। इसके साथ अभिक्रिया किया सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और अभिक्रिया से पहले इसकी क्वांटिटीज को मेजर किया गया है। 5.3 ग्राम लिया गया है सोडियम कार्बोनेट, 6 ग्राम लिया गया है एथेनोइक अम्ल, और जो प्रोडक्ट बना है उसका वेट किया गया है सोडियम एथेनोएट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, जल 0.9 ग्राम, जल 0.9, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम जो हमारा प्रतिकारक है, ये दोनों को ऐड किया गया, और जो प्रतिफल है जो प्रोडक्ट है उसके वेट को फिर ऐड किया गया 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9। आप रिजल्ट क्या पाओगे कि ये जो प्रतिकारक है वो उसका कुल द्रव्यमान 11.3 ग्राम है और प्रोडक्ट का वेट कितना है, निश्चित रूप से 11.3 ग्राम। यानी क्या द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ? क्या प्रतिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल से अलग हुआ? नहीं हुआ, समान हो गया। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब दूसरा लॉ है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है इसमें कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी जितनी भी यौगिक है, यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक समान अथवा डिफरेंट अलग अलग तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना है, और इनका जो संयोजन है तत्वों का यौगिक के निर्माण में, ये एक निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। और इसी नियम को हम स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से जानते हैं, यानी किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। जैसे मैं H2O की बात कर रहा हूं, H2O जल, जरा इसका द्रव्यमान पे ध्यान दिया जाए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 AU एटॉमिक मास यूनिट होता है। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। आप इसे ऐड करेंगे तो 18 यूनिट आएगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जब हम निकालते हैं तो आप देखो कि हाइड्रोजन के कितने आए 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 16। इसको और सिंपल रेशियो में हम बदलते हैं तो पाते हैं 1:8। यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो फिक्स है 1:8। यानी यदि प्योर वाटर हो तो ये वाटर ग्रेडी का हो,
रांची का हो, मुंबई का हो या न्यूयॉर्क का, अगर वो प्योर वाटर है तो निश्चित रूप से उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो अनुपात 1:8 ही होगा। यानी कि 1:8, 1:8 में इसके द्रव्यमान आपस में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। निश्चित रूप इसीलिए स्थिर अनुपात का नियम। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, CH4, CH3, CO2, NH3। आप इसे घर में जाकर इसके मास को ट्राई कर सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो खुद आप इस चीज को देखेंगे कि जो इसके अनुपात हैं वो बिल्कुल सेम है। और एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मास को हम देखते हैं तो कार्बन का 12 यूनिट होता है और हाइड्रोजन का 1:4 यानी 4 यूनिट होता है। आप इसको और लिखेंगे 12:4, आप इसको छोटा करते हैं, सिंपल रेशियो में बदलते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, और 3 × 12, 3:1। ये जो 3:1 है किसके मास का अनुपात है? कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मास का जो अनुपात है वो बिल्कुल फिक्स है। और ये कितना है? 3:1, 3:1। यानी 3:1 में कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। तो मीथेन गैस एक यौगिक है, मीथेन एक यौगिक है, और इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात ऑलवेज कांस्टेंट है, फिक्स है, स्थिर है। और ये कितना है? 3:1, 3:1। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसे देखो, CaCO3, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालता हूं। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और चूंकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं 16 × 3, यानी जब कुल मिलाकर हम करें तो ये 100 होता है। 40 + 12 52 and 16 3 are 48, 52 + 48 100 यूनिट। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, एक कैल्शियम है, दूसरा कार्बन है और तीसरा हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लोग चुना पत्थर या लाइमस्टोन या मार्बल के नाम से जानते हैं। अब ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात हमें देखते हैं। तो क्या पाते हैं? ये 40, ये 12 और ये 48। इसको अगर हम सिंपल रेशियो में बताएं तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 10, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं 3, और इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं 12। अब क्या और पॉसिबल है डिवाइड करना? अब देखो, इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 से हम डिवाइड करते हैं तो नहीं हो सकता। यानी इसे और ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो फिक्स है, और वो अनुपात है 10:3:12। यानी कैल्शियम कार्बोनेट कहीं भी मिलता है आपको, चाहे वो गिरिडीह का प्रोडक्ट हो या राजस्थान हो या अमेरिका का हो,
उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट वो है तो निश्चित रूप से उसका फॉर्मूला CaCO3 होगा और उसमें विद्यमान तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो 10:3:12, यानी कैल्शियम का जो रेशियो वो 10 है, कार्बन का 3 है और ऑक्सीजन का 12 है, यानी फिक्स हो गया। इसी को हम स्थिर अनुपात के नाम से जानते हैं। बच्चों, लोगों ने परमाणु एवं अणु चित्र जो पढ़ाई हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा, अणु के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ अणु का निर्माण किस प्रकार परमाणु से हुआ है, इससे संबंधित हम लोगों ने 2 नियम को भी अभी तक हम लोगों ने देखा है। एक निर्माण संचरण का नियम और दूसरा हमने स्थिर अनुपात का नियम देखा। परमाणु के सिद्धांत की जो हमने बात की है कि परमाणु का कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। हालांकि उसमें कुछ ड्रॉबैक भी हैं, ड्रॉबैक का भी जिक्र हम लोग करेंगे, लेकिन जो परमाणु के बारे में बहुत ही स्पष्ट जो कॉन्सेप्ट, संकल्पना, परमाणु की संकल्पना, जो स्पष्ट संकल्पना जो दी गई वो डाल्टन के द्वारा दी गई। डाल्टन इसी जो संकल्पना में जो पॉइंट्स हैं उसी को हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हम जब बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, सबसे छोटा कण। सूक्ष्मतम, पहले तो उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ परमाणु का बना है। दूसरा उसने कहा कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि एटम्स neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, यानी कि परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। Atoms neither be created nor be destroyed। और जो 4th पॉइंट से हम लोग बात करें, हालांकि ये जो ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं इसके ड्रॉबैक भी हैं, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर्स है उसमें एडवांसमेंट आया, नए नए साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स को दिया, वैसे वैसे इनके सारे कॉन्सेप्ट, लगभग कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो आज भी सही है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स को वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया। जिन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर आगे वैज्ञानिकों ने गलत साबित किया वो इनका ड्रॉबैक है। हम लोग ड्रॉबैक का भी जिक्र करेंगे प्यारे बच्चों। पहले इनके द्वारा जो पॉइंट्स, मैंने कहा कि आज भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पूरी दुनिया पढ़ती है, क्योंकि इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लिखित भाषा में दिया, इन्होंने सारे आर्गुमेंट के साथ दिया, और ये एक्सेप्टेबल उस वक्त 1813 में जब दिया गया तो इनको सारे उस वक्त के वैज्ञानिकों ने इनके एटॉमिक थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया था, इसलिए आज हम इसको पढ़ते हैं। 4 पॉइंट्स की बात हम लोग करते हैं तो लिखा हुआ है 4 पॉइंट्स में जो इनका कि समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं। एटम्स
of the same elements are same. Atom of the same elements are same. तो सवाल फिर उठता है कि कैसे सेम, किस व्यू से हम इसे सेम कहें? तो यहां 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है, आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण, यानी कि शेप, मास, एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी किसी भी एटम्स में, सपोज दैट 2 सोडियम एटम्स के लिए, दोनों सोडियम चूंकि तत्व सेम है, निश्चित रूप से 2 अलग अलग सोडियम तत्वों के भी जो आकार होंगे वो सेम होंगे, उनका जो द्रव्यमान होगा उनके एटम्स का वो सेम होगा, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। ये फैक्ट आज भी सही है प्यारे बच्चों। अगर तुम अभी जस्ट हायर स्टडी में जाओगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी अगर हम एटम्स का देखते हैं सोडियम का, तो निश्चित रूप से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और 2 सोडियम एटम्स को अगर हम कंपेयर करें तो उसके जो 11 एटॉमिक नंबर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 होता है, और एक न्यूक्लियस के अलावा इसमें 3 ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑलमोस्ट सेम साइज के 2 अलग अलग सोडियम के एटम्स होते हैं। द्रव्यमान एटॉमिक मास की बात करें तो 2 अलग अलग सोडियम का एटॉमिक मास 23 यूनिट्स होता है, ये भी बिल्कुल सेम होगा। और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी सोडियम एटम 2 अगर होंगे तो निश्चित रूप से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और दोनों ही सोडियम एटम्स के 1 है, यानी जो केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होगा, इन तमाम चीजों को अगर हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में, तो निश्चित रूप से 2 अलग अलग सोडियम एटम्स के ये तीनों प्रॉपर्टीज, यानी कि उसका शेप, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम। ये बात हुई सोडियम की। अगर हम हाइड्रोजन का भी एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आप सभी जानते हो। निश्चित रूप से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक ही ऑर्बिट होगा, आकार भी सेम होगा। एटॉमिक मास की बात करें तो 1.008 AMU होता है, यानी कि एटॉमिक मास भी सेम होगा। और चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है और इसके एक ही ऑर्बिट है और एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की या रिएक्टिविटी को अगर हम देखते हैं किसी अदर मॉलिक्यूल्स के साथ, अदर एटम्स के साथ, तो बिल्कुल समान, आज भी समान है। वैज्ञानिकों ने काफी केमिस्ट्री में काफी एडवांसमेंट आया है 200 ईयर्स में, फिर भी ये समान है। अब जब आप 4th पॉइंट को समझ जाएंगे तो 5th पॉइंट ठीक इसका उल्टा है प्यारे बच्चों। ये जो 5th पॉइंट है वो जस्ट 4th पॉइंट्स का उल्टा है, यानी समान तत्वों के परमाणु समान होंगे तो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। अगर हम कंपेयर कर दे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणु और नाइट्रोजन के परमाणु का जो आकार होगा वो भी अलग होगा, उसका द्रव्यमान भी अलग होगा, और उसका जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी अलग होगा। आप इसको सीधी भाषा में ऐसे समझे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैंने लिया है उस एग्जाम्पल में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 25 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अधिक का 26 है। तो साइज में भी फर्क आएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस दोनों के अलग अलग हैं। एक का न्यूक्लियर चार्ज +7 है तो दूसरे का न्यूक्लियर चार्ज +8 है।
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पर न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड होता है। हम सभी जानते हैं कि तत्वों के परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉन विल डिसाइड द चार्ज ऑफ दैट एटम। तो जो हम चार्ज की बात करें, एक का +7 है, एक का +8 है, तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण उसके शेप में चेंजेस आएगा। किसमें? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब हम द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान में भी चेंजेस आएगा। एक का एटॉमिक मास 14 होता है नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, वहां भी होता है। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और एक का 6 है। कंपाउंड बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और दूसरे को 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी बॉन्डिंग के लिहाज से भी ये अलग तरह के कंपाउंड बनाएंगे। इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल अलग होगी। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हों या द्रव्यमान हो या शेप बिल्कुल अलग। तो ये 5th पॉइंट आज भी सही है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। और द नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, कि परमाणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगर हम एक सिंपल रिएक्शंस की बात करें, H2 + O2 बैलेंस वे में अगर हम लिखें तो 2H2 + O2 2H2O। जब हम इसको देखते हैं तो देखते हैं कि हाइड्रोजन के एक निश्चित अनुपात में एक हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिल करके जल का निर्माण करते हैं, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। द एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, 2 atoms of the hydrogen and 1 atoms of the oxygen combines together to form the water molecules। यानी वो किसी भी एलिमेंट्स का वो एटम जो है वो सबसे छोटा कण है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। एटम इज द smallest particle of the smallest particle that take part in chemical reaction। यानी कि परमाणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और 7 पॉइंट्स जिसको हम लोग स्थिर अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं, कि किसी भी अणु में या किसी भी यौगिक में परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर, परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैं जल की बात करूं तो जल का अणुसूत्र H2O होता है। प्यारे बच्चों, जल का अणुसूत्र H2O होता है। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ मिलकर जल का निर्माण किया। अगर आप उसके सूत्र H3O लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप HO लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात जो है वो 2:1। इसी तरह किसी भी यौगिक में निश्चित अनुपात में परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। दिस क्लियर? और प्यारे बच्चों, निश्चित अनुपात में तत्वों के परमाणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। चाहे आप मीथेन की बात कर लो, CH4, तो निश्चित रूप से उसमें कार्बन के 1 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ मिलकर CH4 का निर्माण किया। अगर हम NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के 1 परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ मिलकर NH3 का निर्माण किया। अगर वो अमोनिया गैस है तो निश्चित रूप से उसका सूत्र केवल NH3 होगा, ना कि NH4 हो जाएगा, ना कि NH2 हो जाएगा। फिर वो कंडीशन दूसरा है जो हायर स्टडी में पढ़ना है।
लेकिन यौगिक जो होगा उसमें तत्वों के परमाणुओं का जो अनुपात है वो निश्चित होगा। अगर हम लोग 4, 5, 6, 7 और 8 पॉइंट्स की बात करें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, तो ये परमाणु सिद्धांत के 4 पॉइंट्स आज भी सही हैं। यानी इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के लगभग 200 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इन 200 सालों में हमारा विज्ञान, हमारा साइंस बहुत आगे गया, काफी एडवांसमेंट आया, फिर भी उनके द्वारा दिया गया ये 4 पॉइंट आज भी सही है। लेकिन अगर हम लोग 1, 2 और 3 पॉइंट्स की बात करें, तब ये उनके द्वारा दिया गया पॉइंट बाद में गलत साबित हो। जैसे इन्होंने कहा कि सभी पदार्थ परमाणुओं के बने हैं, यहां तक तो ठीक है कि पदार्थ के परमाणु बने हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, परमाणु संरचना में जब आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि परमाणु के अंदर, फिर से ध्यान देंगे बच्चे, जब हम परमाणु संरचना वाले चैप्टर यानी नेक्स्ट चैप्टर्स में अगर हम लोग जाते हैं या हायर स्टडी में जाते हैं, तो परमाणु के संरचना को जब हम लोग देखते हैं, तो परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस यानी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बताइए, तुम ही बताओ, आप ही से बताओ कि भाई परमाणु के अंदर अगर कोई कण है तो क्या परमाणु सबसे छोटा कण हो सकता है? जवाब निश्चित रूप से ना में आएगा, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है कि परमाणु सूक्ष्मतम कण नहीं है, यानी परमाणु से भी छोटा कण परमाणु के अंदर मौजूद है। एक पॉइंट इन्होंने कहा कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. ना ही हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते। 1899 में हेनरी बेकरल एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटीज की खोज की, और उन्होंने कुछ एटम्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया यानी तोड़ दिया, ब्रेकिंग इनटू द स्मॉलर एटम्स। उन्होंने एटम्स को छोटे एटम्स में तोड़ दिया, तो एटम कैन बी क्रिएटेड या कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये दोनों पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए, नए एटम्स भी बन गए और पुराने एटम्स भी टूट गए, यानी एटम्स कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एटम बम है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका हाइड्रोजन बम है, क्योंकि एटम बम में यूरेनियम के एटम्स टूटते हैं, ब्रेकिंग ऑफ यूरेनियम एटम्स वो टूटते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, यानी वहां एटम्स का ब्रेकिंग हो रहा है। तो ब्रेकिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड। और हाइड्रोजन बॉम्ब की अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करके हीलियम एटम्स बनते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और इस क्रम में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और वो हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। तो वहां भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में मिलकर हीलियम एटम्स का निर्माण कर रहे हैं, यानी नए एटम का निर्माण हो रहा है, यानी न्यू एटम्स कैन बी क्रिएटेड। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डाल्टन्स का ये बहुत 2 बड़ा ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक है कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम्स। डिफरेंटली, न्यूट्रॉन, proton and electrons are the smallest with respect to the atoms. और सेकेंड की बात करें, तो एटम्स neither be created nor be destroyed.
जबकि एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द टू मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि राइट डाउन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको 7 पॉइंट्स में देखेंगे। इवन कभी 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ड्रॉबैक्स, राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑन दैट सिचुएशन आप 2 ड्रॉबैक्स कम से कम लिखेंगे 9th क्लास के स्टैंडर्ड से। 2 ड्रॉबैक लिखेंगे, एक ड्रॉबैक्स के एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और दूसरा लिखेंगे एटम्स कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, जिसमें क्लास 9 के अनुसार लगभग 20 to 30 एलिमेंट्स आप याद रखो। मैं कुछ एलिमेंट्स का नाम, उसके सिंबल और उसके एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है H और एटॉमिक नंबर 1। हीलियम जिसका सिंबल होता है He और एटॉमिक नंबर 2। लिथियम सिंबल Li, और जहां जहां 2 लेटर है प्यारे बच्चों, उसमें आप ध्यान देना कि द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल्स and the second letter must be small. If you write both letters in capital way, it will become wrong. Helium, lithium, बेरिलियम की जब हम बात करते हैं तो बेरिलियम का सिंबल होता है B, एटॉमिक नंबर 4। बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन का सिंबल है B और एटॉमिक नंबर 5। कार्बन की बात करते हैं तो एटॉमिक कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सिंबल है N, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O और ये 8। फ्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंबल है F, एटॉमिक नंबर 9। और नियोन की बात करते हैं तो Ne10। इसके अलावा कुछ और भी सिंबल और एलिमेंट्स का नाम और सिंबल, एलिमेंट का नाम और सिंबल और साथ में एटॉमिक नंबर मैं लिख रहा हूं। कंटिन्यू बाय 30 तक लिख रहा हूं, आप देखेंगे शायद आपको लाभ मिलेगा और इसे याद करना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री की यही भाषा होती है कि हम किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी कंपाउंड्स को सिंबॉलिक वे में लिखते हैं, और सिंबॉलिक वे में लिखने के लिए एलिमेंट्स का सिंबल जानना जरूरी होता है। फिर ये एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, ये इसी चैप्टर्स में हम लोग को आगे बढ़ना है। सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम सिंबल Al30, सिलिकॉन Si14, फॉस्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम
90 कैल्शियम, ये हमने 20 तक आंसर किया है। 20 तक एटॉमिक नंबर हमने मेंशन किया है बच्चों। सोडियम Na सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम सिंबल मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। एल्युमिनियम सिंबल एयर, एटॉमिक नंबर 13। सिलिकॉन सिंबल Si, एटॉमिक नंबर 14। फास्फोरस सिंबल P, एटॉमिक नंबर 15। सल्फर सिंबल S, H 16। क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 17। आर्गन Ar, एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम K, एटॉमिक नंबर 19। कैल्शियम Ca, एटॉमिक नंबर 20। प्यारे बच्चों, ये 20 तक तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सबों को कि 30 तक मैं लिख दूं, और ये याद भी रखना है। इसलिए मैं और 21 to 30 कंटिन्यू एटॉमिक नंबर को लिख रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लो, और इसके अलावा भी अगर नेक्स्ट क्लासेस में कुछ ऐसी कॉमन एलिमेंट्स हैं जो आपको हर वक्त काम आएंगे अप टू मैट्रिक क्लासेस तक, तो कुछ अदर्स एलिमेंट्स भी उसके सिंबल के साथ मैं एटॉमिक नंबर्स को पेश करूंगा। अभी मैं कंटिन्यू 30 तक मैं लिखूंगा। स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपको समझ में नहीं आएगा क्लास 9 में, लेकिन 21 to 30 भी मैं पेश कर रहा हूँ। स्कैंडियम, इसका सिंबल होता है Sc21। टाइटेनियम Ti22। वेनेडियम सिंबल होता है V, एटॉमिक नंबर 23। क्रोमियम Cr, एटॉमिक नंबर 24। प्रोनाउंसिएशन में बच्चों ध्यान दोगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि इसके पहले प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस एलिमेंट्स के नाम नहीं सुना, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? मैंगनीज। मैंगनीज सिंबल Mn25। आयरन, इसको फेरम कहते हैं। आयरन जिसका लैटिन नेम फेरम होता है, Fe26। कोबाल्ट CO। एक बात फिर से मैं कह रहा हूं कि जिस एलिमेंट्स के सिंबल इंग्लिश के 2 लेटर से हैं, वहां आप ध्यान दोगे कि द फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा, क्योंकि प्राय बच्चे गलती करते हैं और दोनों ही लेटर्स कैपिटल लिखते हैं। तो यदि आप दोनों ही लेटर कैपिटल लिखेंगे तो वो निश्चित रूप से गलत होगा, निश्चित रूप से वो गलत होगा, क्योंकि जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है एलिमेंट्स का, तो वो जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन हमारा IUPAC सिस्टम के तहत जो भी चलता है केमिस्ट्री की भाषा में, उसे ही हमको एज इट इज एडेप्ट करना होता है। इसलिए इसमें हमें अपनी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। कोबाल्ट का CO27। निकल Ni28। कॉपर Cu29 एंड फाइनली जिंक।
प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स 1 to 30 मैंने लिखा है, इसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप निश्चित रूप से बना के आएंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने पेश कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, वो क्वेश्चन आप नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है मेरा कि परमाणु क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अणु क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि अणु कैसे बनता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक संयोजन के 2 नियमों को लिखें। रासायनिक संयोजन के 2 नियमों को लिखें, यानी कौन कौन से 2 नियम हो गए। पहला नियम हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हुआ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप नोट कर ले, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करें। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में मैं ओरली, प्यारे बच्चों, मैं आप सबों से ये पूछूंगा रेंडमली, इधर उधर जहां से मन करे मुझे, कि 1 to 30 जो कंटिन्यू मैंने लिखा है 1 to 30 एलिमेंट्स, उसके सिंबल्स और उसके एटॉमिक नंबर, ये आप निश्चित रूप से याद कर लें क्योंकि ये केमिस्ट्री की भाषा है। जैसे आप ABCD जाने बगैर आप अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिख सकते, उसी तरह केमिस्ट्री में इन सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन के बगैर ना ही आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, ना ही रिएक्शन लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यू हैव टू रिमेंबर, हमें याद करनी है, इसे याद करके आए। थैंक यू, धन्यवाद।